हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 11th क्लास के केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों मिल्कन का प्रयोग। आप लोगों ने शायद इसके पहले भी मिल्कन के प्रयोग पर वीडियो देखे होंगे और शायद आप पहली बार देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये मैं गारंटेड कहता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद मिल्कन का प्रयोग आप हमेशा के लिए तैयार कर लेंगे और आपके मन में कभी डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वास्तव में आवेश का निर्धारण कैसे किया गया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इसका निर्धारण कैसे किया गया, इस पर हम पूरा कंप्लीट डिटेल जानकारी देंगे। बुक में आप समझते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को यदि देखते हैं तो गारंटेड मैं कहता हूं बच्चे लोग आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश के निर्धारण ने मिल्कन ने अपने प्रयोग में किस प्रकार से अपने उपकरण को व्यवस्थित किया, किस प्रकार से उन्होंने इसके निर्धारण के लिए नहीं आवेश के निर्धारण के लिए किस प्रकार से अरेंजमेंट किया। तो उन्होंने एक यहां पर देख रहे हैं एक बॉक्स दिख रहा है, आप कांच का बॉक्स ले सकते हैं। एक बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स है, दिख रहा है ना पूरा का बॉक्स, ठीक है। पूरे बॉक्स में प्यारे बच्चों इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और एक पार्ट आपका बिल्कुल खाली। जो खाली पार्ट है यहां से हम एटमाइजर के द्वारा, अब एटमाइजर क्या है, कभी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों स्प्रे, आजकल तो हर घर में स्प्रे होता है, सब कोई स्प्रे लगाते हैं। तो जब हम यदि एक साइड दबाते हैं पर बच्चों तो ऑटोमेटिक फुहार के रूप में हमारा स्प्रे बाहर निकलता है। उसी प्रकार से उन्होंने एटमाइजर का प्रयोग किया, जिसमें यहां पे मान लीजिए ऑयल भरा हुआ है, सरसों का तेल, कुछ भी ऑयल XYZ, उन्होंने तेल बताया भैया, तो तेल भरा है। जैसे इसको दबाते हैं, पहले क्या होता था गुल्फी वाला ऐसा लिया रहता था, हमेशा जब यहाँ पे दबाता था तो आवाज निकलती थी। यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे इसको हम दबाएंगे तो यहाँ से प्रेशर के साथ तेल के बूंद बाहर आते हैं। तो ये एक आपका फील्ड जो है एकदम एम्प्टी है, खाली है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट लगा दी गई और इसको बाह्य स्रोत से जोड़ दिया गया। बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे, किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे, क्योंकि बैटरी में कितना हम भैया विभवांतर, बैटरी के द्वारा कितना विभवांतर लगाया गया, ये चीज यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये दोनों प्लेट हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, और इसको बाह्य स्रोत हम यहां पर नहीं जोड़े, बाह्य स्रोत विद्युत स्रोत जैसे एक बैटरी के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। दो फील्ड तैयार किया गया, मतलब एक ही बॉक्स में इन्होंने ऐसा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जमाया। अब दोनों प्लेटों के बीच एक साइड पे माइक्रोस्कोप लगा दिया, जिसकी सहायता से हम तेल की बूंद को समझ सकें, देख सकें, उनके कणों को देख सकें। और एक साइड से प्यारे बच्चों एक्स किरणों का स्रोत लगाया गया कि इसके माध्यम से एक्स किरणें यहां पर हम बौछार कर सकें। इतना किया उन्होंने, ये मिल्कन का प्रयोग है। और जो ऊपर लगा है एटमाइजर है, यहां पे जो एटमाइजर लगा है इसके माध्यम से तेल का छिड़काव किया जाना था, इसलिए यहां पर एटमाइजर का प्रयोग किया, जिसमें तेल भर रहता है। ऊपर जो प्लेट होता है एक छोटा सा इसमें छेद बना दिया जाता है कि जैसे एटमाइजर के द्वारा तेल का फुहार लगाया जाए तो तेल का जो छोटा छोटा बूंद है, जो फुहार है, वो इस छिद्र के माध्यम से दोनों प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच में आए, यानी विद्युत क्षेत्र के बीच में आए, इसलिए यहां पर एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। तो उपकरण का थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी तो आप समझ गए कि क्या क्या लगा हुआ है। फटाफट एक बार रिवाइज करो। एक बॉक्स है, बॉक्स में एटमाइजर है जिसकी सहायता से तेल की बूंद का छिड़काव। ये दोनों प्लेट हैं, प्लस माइनस प्लेट लगा दिया गया, इसे बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया, जैसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र वाला भाग होता है, इन के दोनों भाग में, एक भाग में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी लगाया गया और दूसरे भाग में एक्स किरणों का स्रोत लगाया गया, जहां से एक्स किरण यहां पर डाल सकते हैं। चलिए उन्होंने क्या किया, प्रयोग में सर्वप्रथम क्या किया कि जैसे इस पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को दोनों को भैया किसी ना किसी विद्युत क्षेत्र से जोड़ा। सबसे पहले उन्होंने यहां पे तेल का छिड़काव किया। जैसे प्यारे बच्चों आप पानी मान लीजिए फेंकते हैं, तो पहले पानी तो आप फेंक दिए, तो पहले सीधे गया फिर नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पृथ्वी का बल है, यानी पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल है, वो नीचे की ओर
उस बूंद को खींचता है। तो जैसे ही यहां से तेल का छिड़काव किया गया, उनके प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने तेल का छिड़काव यहां पे किया, वैसे ही कुछ स्प्रे तो भैया स्प्रे छोटे छोटे बूंद के रूप में रहेंगे, तो वो नीचे की ओर आएंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो आपका प्लेट है, इस छिद्र के सहायता से नीचे की ओर आते हैं। अब यहां पर क्या लगाकर रखा गया है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो आपका बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की सहायता से दोनों प्लेटों पे विद्युत आरोपित किया जाता है, विभवांतर यानी वोल्टेज आरोपित किया जाता है, जिसके कारण यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही देखना, थोड़ा कोशिश करना समझने की, जैसे ही प्यारे बच्चों ये तेल का बूंद नीचे की ओर आता है, जैसे ही ये तेल का बूंद नीचे की ओर आता है, तो इस पर एक बल तो कार्य कर ही रहा है, जो पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। साथ में एक दूसरा बल भी कार्य करने लगता है, जिसे विद्युत क्षेत्र का विद्युत बल कहेंगे। आपने पढ़ा है फिजिक्स में, नहीं पढ़ा तो अभी मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप चिंता न करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है E बराबर एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो ये जो F बराबर निकल कर आएगा, पक्षांतर कर देंगे QE, तो ये जो बल होता है, ये बल है आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए, विद्युत द्वारा, यानी जो विद्युत क्षेत्र है इसके द्वारा कितना बल का अनुभव किया जा रहा है। यानी जैसे ही प्यारे बच्चों बूंद नीचे की ओर गिरता है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो दो बल कार्य करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक खत्म करो कहानी, आगे देखते हैं। अब इस पूरे फील्ड में क्या भरा होगा, गैस भरा होगा। गैस भरा रहता है कि नहीं, जी हां। अब इस गैस में प्यारे बच्चों देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये जो पूरा का पूरा गैस भरा होता है, इस गैस में जैसे गैस का प्यारे बच्चों छोटा सा कण है, यहां से एक्स किरणें क्या की गई, एक्स किरणें क्या की गई, एक्स किरणें आरोपित की गई। जैसे ही प्यारे बच्चों एक्स किरण इस पे आता है, तो इस छोटे से वायु के कण में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन कहां निकलता है, बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है, तो ये जो तेल का बूंद फुहार के रूप में आता है, तो ये जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, इसको तेल का बूंद क्या करेगा, एकदम उसको चारों ओर से घेर लेगा। मतलब जैसे ही आपके एक्स किरणें वायु के कण, जो छोटे छोटे वायु के कण हैं, उस पर प्रक्षेपित हुई एक्स किरणों के द्वारा हम वायु के कण को आयनित करें, या एक्स किरण जैसे ही वायु के कण पर आरोपित हुआ, आपतित हुआ, तो वायु के कण आयनित हो गए। आयनित होने के फलस्वरूप हो सकता है ये जो वायु का कण है, एक इलेक्ट्रॉन दिया हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन दिया हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन दिया हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन दिया हो, इससे लेना देना नहीं है। आयनित का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जैसे दुनिया का कोई भी कण होगा, कितने से छोटे कण की बात करें, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होगा, लेकिन जैसे ही एक्स किरण, भैया एक्स किरण तो प्रभावी है, जैसे ही धक्का दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक, यदि पका हुआ आम है उसको दबा दो तो उसके मटेरियल बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार से बेचारा ये जो छोटा सा कण है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक्स किरण को पास किया गया तो ये आयनित हो गया। आयनित हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो तेल का बूंद आ ही रहा था उधर से, तेल का बूंद प्यारे बच्चों इसको क्या कर लिया, घेर लिया। हो सकता है बूंद में, हो सकता है जो आपका बूंद है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन हो। ये बूंद के आकार पर डिपेंड करता है कि बूंद कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इसका जो पूरा अध्ययन किसके सहायता से कर रहे थे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कर रहे थे। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा रहा था कि यहां पे तेल का बूंद क्या कर रहा है, आयनित कणों को क्या कर रहा है, घेर रहा है। यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया। फिर इसके माध्यम से जैसे यहां पर कण तेल का बूंद भैया आयनित हो गया, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लिया, तो अब फिर वो कहां जाएगा, मैंने कहा ना 2 बल कार्य कर रहा था। एक तो नीचे की ओर जा रहा है, जैसे ही नीचे की ओर जा रहा है तो फिर हम ये जो विद्युत क्षेत्र है, जो आपका स्रोत है, इसके माध्यम से
हम इतना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, ये तेल का बूंद सहित इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर एक एफ बल कार्य कर रहा है mg, ऐसा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कि ये जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर ही हो, जिसके कारण ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर से, सॉरी, तेल का बूंद ऊपर से आ रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर रखा है, तो वो स्थिर हो जाए या कि एक निश्चित वेग से नीचे की ओर चले। उस प्रकार से यहां पर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये किसने किया? मिलिकन का प्रयोग है बच्चा लोग। मिलिकन ने किया कि जैसे ही तेल का बूंद विद्युत क्षेत्र पे आया, यहां से एक्स किरण वायु के कण को क्या किया प्यारे बच्चों? वायु के कण को आयनित कर दिया। कण से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बूंद ने अवशोषित कर लिया। अब बूंद कहां जा रहा? नीचे की ओर। तो ये F बराबर mg, भार नीचे लग ही रहा है। तो ऐसा यहां पे फील्ड बनाया गया कि जो जितना भार नीचे की ओर जितना बल हो रहा है भैया, उतना ही बल ऊपर की ओर लगने लग जाए, तो फिर आपका बूंद तैरने लग जाए। अब इस बूंद के आधार पर ही कैलकुलेशन किया गया। लेकिन आपको तो रहेगा लिखना है सर थोड़ा सा, तो देखो जरा। प्रयोग में तेल की छोटी सी बूंदें उपकरण में एक छोटे से छिद्र द्वारा प्रविष्ट कराई जाती है तथा इन्हें दो आवेशित प्लेटों के बीच गुरुत्वीय बल के प्रभाव से गिरने दिया जाता है। बूंदों की गति का प्रेक्षण एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। एक्स किरणों के द्वारा वायु के अणु आयनीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार से बूंद पर उत्पन्न जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या दो इलेक्ट्रॉन तेल की बूंद पर अवशोषित हो जाती हैं। इसके कारण तेल की बूंद ऋणावेशित हो जाती है। तेल की बूंद क्यों ऋणावेशित हो जाती है? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो वायु के कण थे वहां आयनित होने के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए और उत्सर्जित होने के फलस्वरूप वो तेल के बूंद द्वारा अवशोषित हो गए। ऋणावेशित बूंद पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नीचे की ओर तथा विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्य करता। मैंने कहा ना, उतना ही हमको फील्ड उत्पन्न जनरेट करना है कि जितना भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर करे, ताकि वो तैरने लगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समायोजित करके बताया ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी समायोजित करनी है कि इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि बूंद स्थिर हो जाए या तो निश्चित वेग से नीचे की ओर गति करे। बूंद की गति का मापन कर बूंद पर जो है आवेश का निर्धारण करते हैं। ये आवेश का निर्धारण कैसे होता है? इसका जो वैल्यू आया 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता ना करो, विधिवत मैं कोशिश यही करूंगा। आपको पता है मेरे बच्चों, वायु का कण है, एक्सरे पास हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला, तेल की बूंद ने आपका इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऋणावेशित हो गया। इस इलेक्ट्रॉन पर मैंने कहा दो फोर्स कार्य कर रहे हैं। जो आपका बूंद है, तेल का बूंद है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसमें दो फोर्स कार्य कर रहा है। एक नीचे की ओर F बराबर mg, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल कार्य कर रहा है F बराबर QE। संतुलन की स्थिति में यदि बूंद स्थिर हो जाए, बूंद कहीं ना जाए, उस स्थिति में इसमें दोनों बल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक बल बूंद को नीचे की ओर ले जा रहा है, एक बल ऊपर की ओर झटका मार रहा है, तो भैया बूंद स्थिर हो जाएगा। बीच में आप दोनों हाथ को यदि कोई व्यक्ति खींचे तो आप स्थिर रहोगे जब तक हाथ टूट नहीं जाएगा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। समझ रहे हो? संतुलन की स्थिति में बच्चा लोग जो QE है वो mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? यदि E का पक्षांतर कर दें तो Q बराबर आएगा mg बटे E। समझ में आया? लेकिन आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या कहलाता है भैया? D कहलाता है। विभवांतर भी कितना हम विभवांतर लगाएं, किसके सहायता से विभवांतर लगा रहे हैं? बैटरी की सहायता से विभवांतर लग रहा है। कितना दोनों के बीच का विभव का अंतर है, वो विभवांतर हो गया। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कहां से मेंटेनेंस करेंगे भैया? ये जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल के बीच की दूरी कितनी है, ये चीज यहां तक क्लियर हो गया। ये देखो कैलकुलेशन करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया। अब E के जगह V बटे D का मान, फिर से समझो। संतुलन की स्थिति में जो QE है, तीव्रता के कारण जो बल लग रहा है ऊपर की ओर, और जो भार है mg वो नीचे की ओर बराबर होगा, तभी तो बूंद तैरेगा। मैंने कहा ना, आपके दोनों हाथ को खींचा जाए तो आप संतुलित रहोगे जब तक कि हाथ टूट ना जाए। भगवान करे कोई किसी के साथ ऐसा ना हो तो हाथ ही टूट जाए।
Q बराबर बच्चा लोग E का पक्षांतर कर देंगे और E बराबर होता है V/D, जहां V विभवांतर और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यहां तक कैलकुलेशन समझ में आया। E का मान यहां पे रख देंगे V/D, तो रख दो जरा, रख दिए। Q बराबर mg/V/D, Q बराबर mg का mg, E के जगह बच्चा लोग V/D कर दिया हमने। ये D जो हर का हर है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो D ऊपर कर दिया और यहां पे V है। इतना ही नहीं, आगे चलो, अभी आगे की कहानी बहुत है। अब तेल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो ऋणावेशित हो चुकी हैं, उसमें एक निश्चित डेंसिटी होगा, निश्चित घनत्व होगा और उसका एक निश्चित आयतन होगा कि इस तेल के बूंद का आयतन कितना था। तो घनत्व, अब द्रव्यमान की जगह हम, भैया द्रव्यमान तो हमको नहीं पता, तो द्रव्यमान नहीं पता तो तेल का घनत्व तो हमको पता है, और छोटे से गोले का आयतन कितना है वो भी पता है। वो कैसे निकालेंगे? तो m बराबर यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। फार्मूला बिल्कुल याद कर लो, नहीं बन रहा तो याद कर लो, फिजिक्स का फार्मूला है। घनत्व को रो से दर्शा रहे हैं हम, और घनत्व पहले से ही तेल का, भरी टंकी का तेल हम भैया घनत्व निकाल सकते हैं। आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³, जहां r क्या है? वो बूंद की त्रिज्या है। रो आपका तेल का घनत्व है, r गोले की त्रिज्या यानी तेल की बूंद की त्रिज्या है। स्मॉल m का मान यहां पे रख दो, m के जगह रख दो 4/3 πr³, और ये रो है भैया। GD है तो GD अपान V तो V कर दिया, और यहां से आप इसकी मात्रा निकाल सकते हैं। हो सकता है भैया कई सारे इलेक्ट्रॉन हो, समझ रहे हैं ना, हो सकता है n इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर Q बराबर Ne कर सकते हैं। Q बराबर Ne, तो Q बराबर यहां पर Ne रख देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलाम निकल कर आएगा। कूलाम जिसको बोलते हैं, C मतलब होता है कूलाम। यहां से गणना करेंगे, यहां से 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, गोले की त्रिज्या कितनी है, घनत्व कितना है, गुरुत्व वितरण 9.8 है ना, D डेंसिटी कितना है, यहां पर वो D तो मतलब ये आपका क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, V यानी विभवांतर कितना है। इसके सहायता से मिलकर ने आवेश का निर्धारण किया, जिसका मान सबको पता है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे 1.6022 × 10⁻19 कूलाम। तो उम्मीद तो करता हूं यार कि आप लोग अब मिलिकन का प्रयोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और वास्तव में यदि आपको मजा आया हो तो पूरा विधिवत नोट्स बना लो, लिख लो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।